नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बेगम अख्तर की गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। आज आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनके साथ संजय सिंह और कुछ दूसरे नेता, राघव चड्ढा वगैरह भी थे। और बात करते करते आतिशी मारलेना रो पड़ी, रुलाई फूट पड़ी उनकी। अब सोशल मीडिया पर जाकर के देखें तो तमाम तरह के कमेंट उस पर आ रहे हैं। उनमें एक कमेंट ये भी है कि आतिशी मारलेना किस बात को लेकर के रो रही थी। जो वो बताया उन्होंने कि रमेश बिधूड़ी ने उनके 80 साल के पिता के बारे में गाली गलौज की भाषा में बात की है, इसलिए उनको ये रोना आ रहा है। एक वजह हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी, करीब करीब 1.5 पौने 2 साल जेल में रहने के बाद, और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, तब भी ये फूट पड़ी थी, रो पड़ी थी। इससे पहले के भी एक दो ऐसे दृष्टांत हैं, मौके हैं, जब देखा गया था कि आतिशी मारलेना कमजोर दिल की हैं। कमजोर दिल की हैं या कमजोर दिल की अपने आप को दिखाती हैं, क्योंकि इनके ऐसे वीडियो भी तो हमारे सामने आए हैं जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और इन्होंने अपने वर्कर्स को ये अपील की थी कि चाहे सामने गुंडे बदमाश माफिया ही क्यों ना हो, उनको भी वोट दे देना भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और जो इनके पिताजी हैं या इनकी माताजी हैं, आतिशी मारलेना नहीं जानती हैं कि उनके पिताजी का इतिहास क्या है या पूरा जीवन दर्शन ही क्या रहा है। अफजल गुरु की फांसी रुकवाने की जो लोग मुहिम चला रहे थे, उनमें तो इनके पिताजी और माताश्री भी थी। ये तो बाकायदा एक हस्ताक्षर अभियान चलवा रहे थे और अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए ऐसी मांग कर रहे थे। मुंबई ब्लास्ट के जो कर्ता धर्ता थे मेनन, उनकी भी रात्रि में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी फांसी से पहले। और तब भी जो लोग इस देश में उनकी फांसी रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें ये लोग भी थे। और आतिशी को तो ये भी पता होगा कि उनका जो मार लेना नाम है, ये उनके पिताजी ने क्यों रखा था। मार्क्स और लेनिन, यानी जो वामपंथी विचारधारा की एक तरीके से गंगोत्री हैं, उनके नाम पर अपनी बेटी का नाम उन्होंने रखा था। बाकी सारी चीजें अगर हम छोड़ भी दें तो रमेश बिधूड़ी ने ऐसा क्या कहा था जो कि इनसे पहले किसी ने किसी दूसरे संदर्भ में या दूसरे नेताओं के बारे में कहा ही ना हो। रमेश बिधूड़ी ने 2 टिप्पणियां की। एक, प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर टिप्पणी कर दी, ये कहकर के कि साहब, अगर मुझे एमएलए चुन लिया गया तो मैं फला 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 सड़कें जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। जब हम सुनते हैं तो इसमें अभद्रता लगती है कि आप किसी महिला नेत्री के गालों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सभ्य समाज में कोई अच्छी बात भी नहीं लगती है कि आप महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करें। लेकिन साहब ठहरिए और सोचिए, रमेश बिधूड़ी क्या पहले आदमी हैं जिन्होंने किसी के गालों के बारे में चर्चा की है? इनसे पहले
लालू यादव से लेकर के कई दूसरे नेता इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। हेमा मालिनी के गालों के बारे में बात कर रहे थे ना लालू यादव, कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर टिप्पणी करने से पूरी कांग्रेस बिलबिला पड़ी है। दूसरे दलों के नेता, आम आदमी पार्टी के भी, उधर एनसीपी के भी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भी बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं, केवल इसलिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो गांधी नेहरू खानदान से आती हैं और वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी की बेटी हैं। इसलिए बुरा लग रहा है कि उनके गालों के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है। तो हेमा मालिनी क्या जोरू की भाभी है, एक गरीब की कोई भाभी है कि कोई भी उससे मजाक कर सके या उसके गालों पर कोई भी टिप्पणी करके निकल जाए और कोई उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया भी व्यक्त ना करे। रणदीप सुरजेवाला ने भी एक बार हेमा मालिनी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी चुनाव प्रचार के दौरान, और उस समय हेमा मालिनी से जब पूछा गया था तो हेमा ने कह दिया था कि अब मैं क्या रिएक्ट करूं, ईश्वर करे उनको अक्ल आए जो इस तरह की बातें करते हैं। हेमा मालिनी मतलब जो फिल्मों में भी जब तक रही हैं, धर्मेंद्र के साथ उनका अफेयर था, धर्मेंद्र के साथ ही उनकी शादी हो गई। उनके बारे में कहीं कोई इस या उस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। उनका अपना फिल्मी जीवन पूरा पूरा करियर उनका देश के सामने है, दुनिया के सामने है। एज पॉलिटिशियन वो चाहे लोकसभा में रही हो या राज्यसभा में रही हो, वो भी हमारे आपके सबके सामने है। कंट्रोवर्सीज रेयर ही कभी हुई हो तो हुई हो, लेकिन आप ऐसी अभिनेत्री को निशाना बनाएं, उनके गालों पर टिप्पणी करें और उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं आए। इंडिया अलायंस की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं कहा। जब तक ये इंडिया अलायंस वैसा बना भी नहीं था, जब लालू यादव ने बरसों पहले ये टिप्पणी की थी, तो भी ये सब अपने अपने राज्यों में जीवित तो थे। जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके नेता भी थे, उनके दल भी थे, कोई सत्ता में था, कोई विपक्ष में था, तो कोई रिएक्शन तो आया नहीं था। तो ये सेलेक्टिव है क्या कि अगर किसी खानदान विशेष की महिला के बारे में कोई टिप्पणी की जाएगी तो आप उछल पड़ेंगे, आप संघ तक पहुंच जाएंगे, आरएसएस तक पहुंच जाएंगे कि वहां तो संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं। लालू यादव ने कहाँ संस्कार ले लिए थे? ये भी संघ की किसी शाखा में गए थे क्या इस तरह के संस्कार लेने के लिए? या रणदीप सुरजेवाला ने भी जब हेमा मालिनी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी तो वो भी क्या किसी संघ की शाखा से संस्कार लेकर के आए थे? और बाकी का तो छोड़ दीजिए, दिग्विजय सिंह ने तो अपनी ही पार्टी की एक नेता के बारे में, महिला नेत्री के बारे में टंचमाल कह दिया था। तो गड़े हुए मुर्दे ना ही उखाड़े तो ज्यादा बेहतर है। और रमेश विधोड़ी ने जो कहा, मैं कोई उसका समर्थन करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, और सबके लिए कहता हूं कि सबको संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आतिशी, इन्होंने स्वाति मालीवाल के बारे में किस तरह की टिप्पणियां की थी जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, अभद्रता हुई थी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में, शीश महल के ड्राइंग रूम में। इन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय तक ये मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मुख्यमंत्री बनने वाली थी। एक महिला के साथ मारपीट हुई थी, महिला के साथ खड़ी होने के बजाय आतिशी मार्लेना ने किसका साथ दिया? अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार का साथ दिया। और
जब मुख्यमंत्री पद एक्सेप्ट किया था, तब क्या आतिशी नहीं जानती थी कि वो एक ऐसे राजनीति के दलदल में, कीचड़ में उतर रही हैं कि जब मौके आएंगे तो बात उनके घर तक भी जाएगी, उनके माता पिता तक भी जाएगी। नरेंद्र मोदी के माता पिता ने क्या कसूर किया है? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना। उनके माता पिता को लेकर के, उनके जन्म को लेकर के किस किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, और नरेंद्र मोदी को कौन कौन सी गालियां नहीं बकी गई हैं। बाकी का तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोरोगी भी बता चुके, कायर भी बता चुके, पता नहीं क्या क्या बता चुके हैं। और एक सहारनपुर का वो एक लुच्चा लफंगा टाइप नेता है इमरान मसूद, उसने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था? तब तक तो वो सांसद भी नहीं बना था। उसने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, जैसे बकरे को काटा जाता है ऐसे काट देंगे। तो ऐसे नेता को राहुल गांधी ने टिकट क्यों दिया? अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों का जिक्र भर कर देने से इनकी सेंसिटिविटी इतनी जागृत हो जाती है, ये इतने ज्यादा आहत हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे देते हैं जो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने की बात करता है? और खुद राहुल गांधी मीडिया के बारे में और बाकी लोगों के बारे में किस किस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। इनके तो अनेक टिप्पणियां हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में। और अभी ताजा एक आया था कि वो जो राम मंदिर के उद्घाटन का फंक्शन हो रहा था, वहां पर तो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ठुमके लगा रही थी। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी, ये जया बच्चन अपनी बहू को गाली दिए जाने के बावजूद इंडिया अलायंस में कैसे हैं? उस इंडिया अलायंस का हिस्सा कैसे बनी हुई हैं जिसमें राहुल गांधी भी हैं? मतलब राहुल गांधी उनकी बहू के बारे में, उनके पति के बारे में कुछ भी बेढंगा बोलेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, और उनको कोई परेशानी नहीं है। वो भी दूसरी पार्टी के नेताओं को ही नसीहतें देती हैं, राहुल गांधी को नसीहत नहीं देती या आपत्ति नहीं जताती, या अखिलेश यादव के जरिए वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचाती कि ये सब बंद होना चाहिए। राहुल गांधी तो अभी भी कई बार अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में टिप्पणियां कर देते हैं। तो ये लोग ना ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है। जो कुल मिलाकर के बात समझ में आ रही है आतिशी मारलेना के आंसू बहाने की, और वो भी ऑन कैमरा, लगता ये है कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह फंस गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को मैदान में उतार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतार दिया है। रमेश बिधूड़ी जबान से कच्चे हैं और इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बनता है, और मीडिया को भी शायद इस तरह की कंट्रोवर्सी पसंद है टीआरपी के लिए। पर रमेश बिधूड़ी एक जोरदार नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और कोई इनको प्रशिक्षित करके तो भेजा नहीं जाता है कि आप फला के बारे में ये टिप्पणी कर दीजिए, उसके बारे में ये टिप्पणी कर दीजिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि गाली गलौज करने वाले केवल आपके पास ही नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी हैं। और अगर आप गाली गलौज करते हुए जरा हिचकते नहीं हैं, संकोच नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर जरा सा ढील छोड़ दी ना, तो ऐसे ही रहोगे कैमरे के सामने बैठ करके। तो एक तो महिला है, ऊपर से कैमरों के सामने बैठ करके रो रही हैं,
अपने पिता की उम्र का हवाला दे करके कि वो तो अब ठीक से उठ भी नहीं पाते हैं, 80 साल के हो गए हैं। तो 80 साल की एज आते-आते विरले ही होते हैं जो दौड़ पाते हैं। सबकी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन कैमरों पर आकर के रोने का मतलब राजनीतिक मतलब ये भी निकाला जाता है कि वो लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर रही हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। वो एक नारा लगा था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। 1984 में राजीव गांधी के बारे में कहा गया था कि भाई बेचारे की माँ मर गई है, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। तो 400 से ज़्यादा सीटें मिल गई थी। तो इस देश की जनता भी तो पागल है ना। वो देखती है कि अरे भई बेचारे के साथ इसके तो साथ अन्याय हो गया है। जब बेचारा शब्द लग जाता है, तो लोगों की सहानुभूति जो है वो मिल जाती है कई बार। तो वो सहानुभूति जुगाड़ने की कोशिश तो नहीं है ये। एक और कारनामा हुआ है। चुनाव आयोग को शिकायतें भेजी गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आतिशी मारलेना, राघव चड्ढा, संजय सिंह वगैरह भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी मुद्दे को लेकर के करने के लिए आए थे कि साहब जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और इनके नेता अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, नई दिल्ली क्षेत्र, वहां से बहुत सारी वोटें कटवा दी गई। अब वहां से 3 पार्टियों के कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा है, कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उतारा है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। ये वोट कटवाने की बातें और इस तरह की तमाम शिकायतें कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। तो ये अरविंद केजरीवाल को इस बार पैर ऊपर को होने की आशंका तो पैदा नहीं हो गई है, क्योंकि वाकई फर्जी वोट जो हैं वो नई दिल्ली क्षेत्र में बनवाए गए थे। एक एक आवास पर जहां 4-5 लोग रहते हैं, 60-60 वोटर जो है फर्जी तरीके से उस मकान पर दर्ज करवा दिए गए। और जब उसकी पैमाइश हुई, जांच पड़ताल की गई, तो पता लगा कि वहां तो इस नाम के कोई लोग ही नहीं रहते हैं। तो वोटिंग के दिन वो प्रस्तुत हो जाते, उपस्थित हो जाते, जो गायब मिले हैं। तो ऐसी वोटें क्यों बनी रहेंगी, ऐसी वोटें क्यों नहीं कटेंगी? तो रोने का, गाने का कारण यही है। इस बार चौतरफा घिरे हैं और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो बहुत ही आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो कैंपेन है वो बहुत आक्रामक है। सीधे इनको आपदा बता दिया है कि दिल्ली पिछले 10-11 साल से आपदा से ग्रस्त है और दिल्ली को इस बार इस आपदा से मुक्ति दिलानी है। और वो ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, कारण गिना रहे हैं। तो आतिशी मारलेना का जो रुदन है वो साफ समझ में आ रहा है कि क्यों है। आप सब जुड़े इस लाइव में, बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड जो है वो आप देख रहे हैं, क्यूआर कोड पर जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।